सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। एंड आप लोगों ने देख लिया होगा कि IBPS PO की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई है। अराउंड 4000 प्लस वैकेंसीज़ आपकी आई हैं, आपने देखा भी होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो लोग भी ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या इसमें आया है। ठीक है, काम की चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसा है, प्रीलिम्स कब होगा। आपको पता है 3 स्टेज एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स हो गया आपका, इसमें मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू कॉल भी आती है। ठीक है, इंटरव्यू भी होती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स का है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हमारे अराउंड 11 बैंक्स हैं। तो ये एग्ज़ाम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के लिए होता है। कौन कौन से बैंक्स है ये सब है, हम सारी डिटेल्स इसमें इस वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब है? देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपका होगा अक्टूबर में, अक्टूबर 2024। अराउंड हो सकता है 19-20 के आसपास आपका इसका एग्ज़ाम हो। मेंस एग्ज़ाम जो उसका आपका होगा वो नवंबर 2024 में होगा। अराउंड माना जा रहा है कि 31 नवंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम आपका रहेगा। एंड इंटरव्यू का इंटरव्यू जो रहेगा आपका जनवरी फरवरी में इंटरव्यू रहेगा, और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो अलॉटमेंट हो जाएगी, वो आपको अप्रैल अगले साल 2025 में हो भी जाएगी। ये तो था आपका एग्ज़ाम का। बट बात आती है फॉर्म भरना कब से है। देखिए, फॉर्म जो है आज से भरना शुरू हो गया है। 1 अगस्त से लेके लास्ट डेट जो है वो है 21 अगस्त। याद रखिएगा, राखी के जस्ट 2 दिन बाद है, तो भूलना मत। तो ये डेट आपकी रहेगी इसकी फॉर्म भरने की। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न वगैरह क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो ज़्यादा बहुत चेंज नहीं है, बट हम देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए, पहले मैं बात करती हूँ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इसके अंदर हमारे 11 बैंक्स आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक्स हैं जिसमें आपको अलॉटमेंट मिलेगी इन किसी बैंक्स में से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे लिख भी रखा है, कैंडिडेट्स विच इज़ इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर PO शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जो होती है वो डिफरेंट होती है। अलग अलग बैंक्स की अपने अपने हिसाब से इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि नेशनैलिटी सिटीजनशिप वही है कि भाई सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एज इसमें है मिनिमम आपकी 20 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपकी जो एज है वो 20 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है 30 ईयर्स की होनी चाहिए। मिनिमम 20 ईयर्स से मतलब ये है जो भी कैंडिडेट्स 1 अगस्त 2004 के बाद बॉर्न हुए हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और जो भी लोग 2 अगस्त 1994 से पहले बॉर्न हुए हैं वो लोग पेपर नहीं दे सकते। तो इसके बीच के जो लोग हैं वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनकी मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज है। ठीक है, इसी तरह कुछ रिलैक्सेशन भी, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। ठीक है, और जो डिसेबिलिटीज़ वाले उनके लिए 10 ईयर्स का है। तो ये अलग अलग जो है थोड़ा सा डिफ़र करता है, किन के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है अदर कैटेगरीज़ के लिए, जो कैटेगरीज़ यहाँ मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये EWS कैटेगरी के लिए भी अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी अप्लाई है। क्लियर? आगे इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली कि भाई रिजर्वेशन वगैरह है जो भी है, उससे अब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे कि अपना नेक्स्ट जो चीज़ है ये EWS वाला पैटर्न भी आप देख लेना। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो 21 अगस्त की मानी जाएगी, 21 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत सिंपल सी है कि आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी एक यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में आती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ की गई है। तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए आप अगस्त में एग्ज़ाम भी दिया, आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया और आपका रिज़ल्ट मान लीजिए 15 अगस्त के आसपास आ रहा है या 20 अगस्त तक भी आ रहा है, तो भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका रिज़ल्ट आपके पास है। तो रिज़ल्ट अगर है तो ही आप भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट ऑन द डे ही और शी इज़ रजिस्टरिंग एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये ज़रूरी है कि चाहे आप फॉर्म, मान लीजिए आपका रिज़ल्ट 20 अगस्त को ही आ रहा हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपके पास 21 अगस्त की तारीख को रिज़ल्ट है तो ही। ठीक है, समझ आया? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर।
और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए या 60%, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम मतलब एक डिग्री आपको इसमें चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिबिल स्कोर भी बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये होता है कि सिबिल स्कोर हो गया कि भाई आपने कोई लोन वोन लिया था, लोन आपने रीपे किया नहीं किया, तो लोन जब हम रीपे कर देते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बनता है। लोन रीपे नहीं भी करते तब भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो एक स्कोर होता है जो आपकी लोन के हिसाब से होता है कि आपने लोन लिया, उसको चुकाया नहीं चुकाया, कैसा आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को। मिनिमम क्रेडिट स्कोर जो होगा हर बैंक का अलग अलग होता है, वो टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है, तो आपको अलग अलग बैंक्स का अलग अलग सिबिल स्कोर देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स सिबिल स्कोर, दोज कैंडिडेट्स जिसका सिबिल स्कोर अपडेटेड नहीं होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उनको लेना पड़ेगा, उनको बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा कि मेरा सिबिल स्कोर निकाल दीजिए। मान लीजिए आपने लोन वगैरह लिया था, आपने लोन रीपे भी कर दिया है, तो आप बैंक में जाके एनओसी मांग सकते हैं और वो अपलोड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास, आपने कभी लोन नहीं लिया तो अच्छी बात है, और मान लीजिए आपने लोन ले रखा और आपने लोन रीपे नहीं किया, तो आप कोशिश करिए उसको रीपे करें जल्द से जल्द, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर और आप एक एनओसी ले सके बैंक से। सो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हुज सिबिल स्कोर हैज़ नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग have to either get the CIBIL status updated or to produce the NOCs from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts which is adversely affected in the CIBIL, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, आपका अपडेटेड नहीं होगा, तो फिर आपका एप्लीकेशन भी कैंसिल हो सकता है, अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट्स जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है उसके लिए तो कोई नीड ही नहीं है कि उनको सिबिल स्टेटस वगैरह दिखाना पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो है, जो आपको 1 अगस्त से 20 जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी टाइम पे आपको पे करना है, जो कि ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST, और बाकी सब के लिए जनरल वनरल कैटेगरीज के लिए 850 रुपये का इसका ऑनलाइन फ़ीस का फॉर्म का चार्जेस है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर मैं पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करूँ तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ वाला जो होता है। इसके अंदर आपके 3 तरीके की क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग एबिलिटी, तीनों जो है 20-20 मिनट का आपका एक टाइम दिया जाएगा। सेक्शन वाइज पेपर होगा, पहले शुरू के 20 मिनट आपका इंग्लिश लैंग्वेज चला, फिर 20 मिनट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर 20 मिनट आपका रीजनिंग एबिलिटी चलेगा। टोटल मिला के आपका ये एग्जाम 1 घंटे का होगा। मीडियम आपका इसका इंग्लिश रहेगा, ऑफकोर्स इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी दोनों का इंग्लिश हिंदी रहेगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो देखिए इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35, रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 30 पे 30 है, 35 पे 35 है, 35 पे 35 है, एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, और अराउंड आपका 100 नंबर का पेपर है विद 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्वालिफाई करना है इन तीनों टेस्ट में, इंडिविजुअली भी और कंबाइनली भी, यानी कि एक सेक्शन के अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए तीनों सेक्शन में, प्लस टोटल मिला के भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। सो कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ विच इज़ डिसाइडेड बाय IBPS। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी विल बी डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के बाद जो क्वालिफाई हो गए, मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका 2 टाइप का होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आपका ऐसा रहेगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए ये रहेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट होता है। रीजनिंग कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन रहेंगे 45, जिसके मार्क्स रहेंगे 60, और आपका टाइम भी रहेगा 60 मिनट। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, टाइम आपके लिए रहेगा 35 और मार्क्स भी रहेंगे 40। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हैं बट मार्क्स 40 हैं और टाइम 40 मिनट्स रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 है और टाइम 45 मिनट्स। तो मेजर जो मार्क्स आपके 2 सेक्शन से आएंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 2 सेक्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों एग्जाम, ये वाला आपका एग्जाम होने के बाद, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होने के बाद आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग करनी है और एक एसे करना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश फॉर्म में रहेगा, आधे घंटे का टेस्ट रहेगा। अब देखिए हो सकता है लेटर राइटिंग में आपके पास इनफॉर्मल लेटर्स भी आ सके, फॉर्मल लेटर भी आ सके, ठीक है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम आपका रहेगा 30 मिनट का, ठीक है।
ये हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज मे बी इवैल्यूएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। आपको टाइप करना है बेसिकली, आपको ये टाइप करने का आएगा, पेन पेपर वाला इसमें जहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। दिस स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड एंड इवैल्यूएट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ टेस्ट टेकर्स इन राइटिंग, यहाँ लिख भी रखा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिम्स एंड ऑनलाइन मेंस एग्जाम विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा प्रीलिम्स का एग्जाम देते समय और मेंस का एग्जाम देते समय, तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। कौन कौन सी 5 कंडीशन इन्होंने दे रखी है? एक कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास उस डेट का और उस सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन का, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा उनके पास एक स्टैम्प लेटर होना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो इन्होंने दे रखा हो, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, ओरिजिनल नेम के साथ होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का जो रिपोर्टिंग लेट रिपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स उनको आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जाम। और दो द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम इज़ 1 आवर, कैंडिडेट्स को अपीयर करना होगा एग्जाम में 2 घंटे पहले, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, जो भी वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उसके लिए। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन आपको पता है 3 घंटे 30 मिनट का है, और हो सकता है कैंडिडेट को 4 घंटे से पहले ही, मतलब वेन्यू में 4 घंटे पहले या उससे थोड़ा पहले आना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी होती है, ठीक है। कॉल लेटर विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, कॉल लेटर प्रीलिम्स के टाइम पे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, हाउएवर उसको स्टैम्प वगैरह किया जाएगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। कैंडिडेट्स को रिटेन करना पड़ेगा कॉल लेटर विद दी स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ दी आईडी प्रूफ, ठीक है। और यही जो भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा उनको ये वाला कॉल लेटर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें है, आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी लानी पड़ेगी, प्लस आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मेंशन की हुई है लेके जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। अदर थिंग इज़ रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी रहेगी, जैसे आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यूजुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पहली बार पेपर देने जाते हैं वो सोचते हैं कि यार सारा पेपर कर देते हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो गए 1 नंबर आने, ठीक है। अब देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, वही है 1/4 और 0.25। ब्लैंक आंसर अगर आप छोड़ते हैं तो उसकी कोई भी मार्किंग स्कीम नहीं है, उसमें कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। कट ऑफ वगैरह जो रहेगा वही है मिनिमम कट ऑफ, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर लाने पड़ेंगे, वही शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस में प्रीलिम्स में इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे नोटिफाई की जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो भी स्कोर्स होंगे बच्चों के, जितने भी कैंडिडेट्स पेपर दे रहे होंगे डिफरेंट सेशंस में जो भी हेल्ड होंगे, वो स्कोर्स होंगे इक्वी परसेंटाइल मेथड के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे। मान लीजिए पहला प्रीलिम्स का एग्जाम मान लीजिए 5 दिन चलता है, आपके 5 दिन चलता है, तो नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर आ जाएगा। एंड स्कोर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी टेकन फॉर दी पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ आएंगे ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए कहाँ बुलाएंगे ये सारी जगह दे रखी है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इंटरव्यू कॉल की बात कर लेते हैं, तो कैंडिडेट्स जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कौन कंडक्ट करेगा, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो भी कोऑर्डिनेटिंग बैंक बाय द नोडल बैंक इन हर स्टेट यूनियन टेरिटरी में विद द हेल्प ऑफ IBPS, ठीक है। इंटरव्यू हर सेलेक्टेड सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा, सेंटर एड्रेस वगैरह उस टाइम पे कॉल लेटर पे मैसेज में आ जाएगा। टोटल इंटरव्यू के जो मार्क्स रहेंगे वो इंटरव्यू के 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा आपका, टोटल मार्क्स जो रहेगा इंटरव्यू का 100, और मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा, 40 से ऊपर लाना पड़ेगा। वेरेज फॉर SC STs वगैरह के लिए 35% भी चल जाएगा। वेटेज की अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू की, तो ऑनलाइन का जो मेंस एग्जाम है वो आपका 80% की वेटेज मिलेगी, बट वेरेज इंटरव्यू की आपकी 20% की वेटेज रहेगी, ठीक है। कंबाइंड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट वो जो होगा ऑब्टेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एंड मेंस एंड इंटरव्यू। जो कंबाइंड स्कोर आपका रहेगा वो मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू एग्जामिनेशन का टोटल करके आपका कंबाइंड स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो काम की चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमने वैसे तो सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आई है। कोशिश करेगा फॉर्म आज ना भरना, आप इतनी जल्दी भी नहीं है कि आप फॉर्म आज ही भरने बैठ जाएँ। 2-5 दिन लेके आराम से फॉर्म को समझिए और फॉर्म को फिल करना, ठीक है। ये फॉर्म के लिए जैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। इसके लिए अगर हमें वीडियो अगर आपको चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे प्रोसेस है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम समझा देंगे फॉर्म कैसे भरते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक है ये हमारा पूरा हमने ये नोटिफिकेशन देख ली है। कौन कौन से आइटम्स एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें हम एग्जामिनेशन के टाइम पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ वही सेम चीज़ें होती है जो
बाकी एग्ज़ाम्स में होता है, ठीक है। सो दिस एंड्स द वीडियो। एंड अगर आपको कोई वीडियो है, कोई डाउट है, कुछ और आपको वीडियो चाहिए इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो, तो आप हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यास IAS। ओके, थैंक यू।